मतलब फरीदाबाद के जो जिले के जो कॉलेज हैं, खासकर बॉयज डिग्री कॉलेजेस हैं, उस कॉलेज में हमारा रहेगा कि अगले 6 महीने में सभी स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करें और उनमें से यदि हमारे थोड़ा सा नंबर भी यदि निकल के आता है कि जो अपने एंटरप्रेन्योर बनने की डायरेक्शन में काम करें या अपने पढ़ते पढ़ते यदि हम एक आदमी की तरह बढ़ते हैं तो ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो कार्यक्रम है, इसका जो प्रोग्राम है, इसका मकसद मुझे लगता है सही मायने में पूरा होगा। और इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। एक तो ये अगस्त महीना बहुत अच्छी सूचनाएं लेकर आया है। कल ही अपना रक्षाबंधन उत्सव हुआ है, हम सब लोग जानते हैं। समाज में एक दूसरे की रक्षा करने का, विशेषकर बहनों द्वारा भाई को बांधे जाने वाला रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार हुआ है। 7 दिन पहले 8 दिन पहले अपना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हुआ है और 2 चीजों की मैं और उल्लेख कर रहा हूँ सब जगह पर। एक तो है कि भारत ने इस समय पर, वैसे नंबर जो दे रहा हूँ चीन भी दे रहा है अपना, लेकिन चीन के डेटा पर कोई विश्वास नहीं करता है दुनिया में कि उसका क्या है क्या नहीं। कोरोना वायरस भी कहते हैं वहाँ से जो ओरिजिनेट हुआ तो वो बायोवार के मामले में हुआ है, इसलिए वैक्सीन की डोज उसने जितनी मात्रा में लगाई है लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास, उसके ऊपर अभी एकदम इंटरनेशनल बॉडी जो है विश्वास नहीं करती है। उसको अगर छोड़ दें तो भारत में लगभग 60 करोड़ वैक्सीन लगाकर भारत के और वैज्ञानिकों ने, भारत के हमारे मेडिकल स्टाफ ने, हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने और बाकी सब हमारे उसने एक बहुत ही सारी दुनिया में उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। और चौथी बात तो है ही, हम सब लोग जानते हैं कि 6 अगस्त को 6 या 7 अगस्त को जो टोक्यो में ओलंपिक हुए, उसमें हमारे देश ने पहली बार ऐतिहासिक रूप से, हालांकि बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं है, नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तो भी सब आज तक के जितने भी ओलंपिक हुए उन ओलंपिक में 1 मेडल और 2 सिल्वर सहित और 7 मेडल हमारे खिलाड़ी लेकर आए, जिसके कारण से संपूर्ण दुनिया में के नक्शे पर इस नाते से भी भारत का अस्तित्व है। और एक अच्छी बात है कि भाई यहाँ के हमारे विदेशी भी पॉजिटिवली जरा विषय लेते हैं। आत्मनिर्भर हरियाणा का जो विषय है और वो काफी अच्छे ढंग से हरियाणा में विकसित हो रहा है। काफी सारे स्टूडेंट भी नए हैं, थोड़े पृष्ठभूमि भी नहीं पता होगी, इसलिए मैं 2-4 मिनट पहले उसके बारे में भी स्पष्ट कर देता हूँ। जो पिछले वर्ष ये वैश्विक महामारी आई, ये भारत के नहीं विश्व के इतिहास में लगभग 100 वर्षों बाद ऐसी बड़ी भयानक महामारी आई। 1918-19 में जिस समय पर पहला विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, उस समय जो अमेरिकी नौसैनिक जो है वापस गए, वो अपने साथ एक स्पेनिश बीमारी लेकर गए। हालांकि स्पेन से नहीं पैदा हुई है, स्पेनिश मीडिया ने इसको रिपोर्टिंग किया था। अमेरिका में मीडिया पे बैन था उस समय पर इस बीमारी का के बारे में रिपोर्ट करना, ड्यू टू वार, एक्चुअली वार वाज गोइंग ऑन। तो इसलिए स्पेनिश मीडिया ने क्योंकि रिपोर्ट किया है, इसलिए उस बीमारी को लगातार स्पेनिश फ्लू कहा जाता रहा अब तक। हालांकि अब नॉर्म्स में चेंज हो गया है, किसी स्थान के नाम से, जियो के नाम से आप बीमारी का नाम नहीं दे सकते। जैसे ये वायरस, एक्चुअली इसका नाम उस हिसाब से चाइनीज वायरस होना चाहिए, लेकिन WHO ने एक नियम बना कि भाई किसी देश का बदनाम हो जाता है, हालांकि उसने उसके यहाँ हो गई महामारी तो क्या हुआ। हालांकि ये डिफरेंट केस है क्योंकि चीन ने पैदा की हुई है, ऐसा बहुत बड़ी विश्व में मान्यता है। एनीवे जो भी हो, तो उस स्पेनिश फ्लू में इतनी बड़ी मात्रा में विश्व में प्रभाव फैला था, टेलीफोन प्रभाव हुआ था कि 5 करोड़ लोग मारे गए थे। उसके पश्चात महामारियां तो आई हैं, किंतु यानी मार्स आया, सार्स आया, इन्फ्लुएंजा आया, एड्स आया, ऐसे सब प्रकार की बीमारी आई।
लेकिन जिसने संपूर्ण विश्व के 200 देशों को त्रस्त किया हो, जिस बीमारी ने 45 लाख से ऊपर लोगों को और उनका जीवन लीला समाप्त कर दी हो, करोड़ों लोगों को जिसने और बुरी तरह से प्रभावित किया हो, ऐसी वैश्विक बीमारी तो स्पेनिश फ्लू के बाद यही है। भारत में भी इसका असर हुआ है। हम जानते हैं कि भारत में भी 4.25 लाख से अधिक लोग इस बीमारी के कारण से जो है जल बसे हैं। करोड़ों लोग इसके कारण से आपदा में पड़े, जिनको कोरोना हुआ। लेकिन उसका एक बड़ा फायदा हुआ है कि जो बेचारे चले गए, जीवन लीला समाप्त हो गई, उनके परिवारों को जो कष्ट हुआ वो तो एक बात है, किंतु संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारत की भी अर्थव्यवस्था का जैसा बड़ा नुकसान हुआ, वो जो सफरिंग है, वो जो कष्ट है, अगर अखिल भारतीय स्तर तक के भी आंकड़े भी अगर आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा, भारत में 75 साल स्वतंत्रता के हो गए और 75 साल स्वतंत्रता के भी उससे पहले से भी पिछले 100 सालों में भारत की जीडीपी कभी भी नेगेटिव में सालाना दर पर नहीं गई। -7.3 या 4 जो है भारत की अर्थव्यवस्था संकुचित हुई है, प्रोटेक्ट हुई है। जहां जाओ, बिजनेसेस, दुकानदार, छोटे वाला, ऑटो, टैक्सी, रेडी खोमची वाले से लेकर फैक्ट्री वाले तक, इंस्टीट्यूशन तक, अपने कर्मचारी की सोच है तो आज 35 से काम चला रहा है, वो 65 लोगों को छोड़ना पड़ा। किसी का बिजनेस अगर 50 करोड़ का चल रहा था तो इस समय पर वो 30 करोड़ पर आया हुआ। कोई ऑटो वाला पहले 1000 रुपए प्रतिदिन का सेल कर लेता, तो मैं पूछता हूँ उससे तो 400-300 इस पर मेंटेन करे। कोई रेडी खोमची वाले कह रहे हो 2-3 दिन में तो हमें 1 रुपया नहीं कमा पाए। अभी भी वो कहते बात पूछता हूँ जब मैं, तो वो बताते हैं भाजी पहले तो 400, 350, 500 तक की सेल हो जाती थी, अब 200, 250 से ऊपर भी नहीं जा रही। इस महामारी के कारण से भारत का प्रत्येक परिवार, प्रत्येक का या तो रोजगार पूरी तरह से छिना या फिर आंशिक रूप से छिना, यानी देश की अर्थव्यवस्था छीनी, हर एक परिवार की आर्थिक। मैं बहुत से परिवारों से जरा उससे पूछता हूँ कॉन्फिडेंस में अपने कार्यकर्ताओं ने काम से, उनका हाँ साहब हमारी सेविंग में इतना था, अब उसका ठीक ना है। इस महामारी में से कैसे निकालना, उसमें से निकालने का तो इंजेक्शन निकाला हम लोगों ने, लॉकडाउन का एक रास्ता निकाला, लेकिन इस आर्थिक महामारी में से कैसे निकालना, तो अपने देश के और योग्य प्रधानमंत्री और उस समय की हमारी टीम ने एक जबरदस्त दर्शन उपस्थित किया और वो 12 मई 2020 को उन्होंने टेलीविजन पर अपने राष्ट्रीय प्रसारण में उन्होंने प्रस्तुत किया। उसका नाम दिया आत्मनिर्भर भारत। कुछ लोगों को लगा ये सामान्य पॉलिटिकल घोषणा है, कुछ लोगों को लगा ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने 21 लाख करोड़ रुपए की घोषणाएं कर दी, कुछ अलग अलग सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना, बाकी कितना, ये सब। किंतु आत्मनिर्भर भारत का जो बेसिक विचार है वो एक बहुत गहरा विचार है। मुझे नहीं लगता यूएस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के किसी देश में उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था और अपने एम्प्लॉयमेंट को संभालने के लिए इस प्रकार का एक वैचारिक अधिष्ठान लिया जैसा कि भारत ने लिया है। ये मेक इंडिया जैसे प्रोग्राम से बिल्कुल अलग दर्शन है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत ने क्या, अपनी अंदर की प्रतिभाओं के ऊपर निर्भर करना। भारत 138 करोड़ की आबादी का देश है, लगभग 28 करोड़ परिवार है हमारे यहाँ। हर एक परिवार को आत्मनिर्भर होने की प्रक्रिया में सोचना। विश्व की किसी देश की सरकार में अर्थव्यवस्था और एम्प्लॉयमेंट सृजन का कॉन्सेप्ट जो है वो सरकारों से आगे नहीं जाता है, लेकिन हमने जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत को वैसे आज से 30 साल पहले हमारे श्रद्धा दत्तोपंत खेड़ी बोल चुके हैं। 1991 में स्वदेशी आंदोलन की स्थापना करते हैं, उसको रिपीट किया हमारे प्रधानमंत्री ने। बस शब्द का केवल फर्क है कि दत्तोपंत खेड़ी ने उस समय पर स्वावलंबी भारत इसका आह्वान किया था
इस समय पर मैं आत्मनिर्भर भारत कि भारत के 28 करोड़ परिवार ये अपनी क्षमता का अधिकतम दोहन करें, ये अपने अंतर उसको शक्तियों को बाहर प्रकट करें और अपनी अर्थव्यवस्था को उभारे। और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? 28 करोड़ परिवारों की अर्थव्यवस्था का संतुलन जो है। जीडीपी यानी क्या होता है? देश का सकल घरेलू उत्पाद है ना, सकल घरेलू उत्पाद, हर एक घर से जो उत्पाद होता है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत, या जिसको हम प्रैक्टिकल शेप में बता दें कि हरियाणा के अंदर आत्मनिर्भर भारत कह रहे हैं, वो वास्तव में और कुछ नहीं, हर एक परिवार की अर्थव्यवस्था और उसके रोजगार को संभालने का, अपनी प्रक्रिया से संभालने का, उसको दूसरे पर तो निर्भर रहना नहीं, सरकार पर भी निर्भर रहना नहीं। ये विचार है आत्मनिर्भर भारत। और निश्चित रूप से आप लोग आंकड़े भी देख रहे होंगे, इस समय पर डबल डिजिट में ग्रोथ विश्व के किसी देश की नहीं दिखा रहे सारे इंटरनेशनल जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं, केवल भारत की बता रहे हैं। 9.45 से लेकर 11.56 तक ग्रोथ रेट से केवल भारत बढ़ सकता है। बाकी चीन हो, यूएस या यूरोप उनके वैसे जरा कम है, और बाकी सब ठीक। क्यों? भारत ने इस प्रक्रिया का उपयोग किया। अब इसका हम लोगों ने कैसे उभार करना, इसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर हरियाणा, उसमें आत्मनिर्भर फरीदाबाद आता है। इसकी प्रैक्टिकल शिफ्ट क्या होगी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई और अपना रोजगार ये स्वयं विकसित करने की प्रक्रियाएं खोजनी चाहिए। जब मैं कहता हूं प्रत्येक व्यक्ति को, तो ध्यान करा किसको? भारत के युवा। युवा क्यों? भाई देखो, 18 से नीचे तो बच्चा होता है, वैसे भी 18 से ऊपर नीचे कमाने के लिए हमारे यहाँ वैल्यू नहीं है, तो 18 से नीचे वाला को तो कमाने की स्थिति नहीं होती। बच्चा है, उसको अभी ठीक से कमा। और कोई 65-70 साल का हो गया तो स्वाभाविक है, वृद्ध है, उसे ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो युवा रह गया। युवा का भी कोर है, वो है 18 से 30, यानी आप जो बैठे यहाँ विद्यार्थी। और भारत को केवल ये सौभाग्य प्राप्त है कि भारत में ये संख्या 37 करोड़ है। अमेरिका की कुल आबादी 33.5 करोड़ है। भारत का 18 से 30 साल का युवा ही 37 करोड़ है। और दुनिया में सबसे अधिक महत्व क्या होता है? डायमंड नहीं होता है, सोना नहीं होता है, गोल्ड नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता है। आजकल रेयर अर्थ मेटल का बड़ा चर्चा चल रही है। रेयर अर्थ मेटल नहीं होता है, इसके चक्कर में चीन जो है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को सबसे पहले मान्यता देने को तैयार हुआ रेयर अर्थ मेटल की खोज में। वो नहीं है, बाकी चीजें कुछ नहीं है। दुनिया की सबसे प्रेशियस, सबसे कीमती क्या चीज होती है? युवा मनुष्य। योग्य हो युवा। और भारत में इतना टैलेंट पूल है इसका। और हम बेंगलोर से लेकर कैलिफोर्निया तक हमारे बच्चे अपना ऐसा जबरदस्त टैलेंट शो कर रहे हैं। भारत का युवा की क्वालिटी कैसी है? जानते हैं हम लोग, पिछले 8 महीने में ही, केवल 8 महीने में भारत ने 21 यूनिकॉर्न्स पैदा कर दिए हैं। यूनिकॉर्न जानते हैं आप? $1 बिलियन कंपनी विश्व में कहीं नहीं है। अमेरिका नहीं, चाइना नहीं, फ्रांस नहीं, जर्मनी नहीं, सारा यूरोप नहीं। चाहे भारत के लड़के लड़कियां इतने टेक्नोलॉजिकल सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसकी ग्रोथ स्टोरी इस समय पर दुनिया में लिखी जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत के लड़के हैं ही ऐसे। ये केवल मैं अपने देश का हूं और इसलिए मैंने तो अपने बच्चों की प्रशंसा करी है, नहीं।
दुनिया भर के कंपैरेटिव आंकड़े बता रहे हैं ना भाई। स्टार्टअप्स जिसके समय दुनिया में बड़ी भारी मान्यता इस समय चल रही है, नंबर वाइज भी हम तीसरे पर हैं, लेकिन इस 1-1.5 वर्ष के अंदर तो भारत में इस समय पर लगभग 55,000 के आसपास स्टार्टअप्स हैं। भाई नंबर वो टेक्निकल नंबर 3 पर है, लेकिन अगले 2-1 सालों में ही भारत उसमें भी नंबर 2 पर आ रहा है। लेकिन ये केवल इंडिकेटर है कि भारत के युवाओं की वृद्धि कैसी है। भारत में 65,000 से ऊपर कॉलेज, 1,000 से ऊपर यूनिवर्सिटी, स्किल क्या नाम है हमारे यहाँ की फोर्स, ऐसा व्यवस्था है। लेकिन एक हमारे यहाँ पर थोड़ी कमी है, जिसके कारण से हम अपने एम्प्लॉयमेंट का समाज वो जो है समाधान स्वयं नहीं ढूंढ रहे। ये आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा का सिद्धांत या आज की जो सभा है, ये उस विषय को एड्रेस कर रही है। हमारे यहाँ पर रोजगार की इस समय पर सबसे बड़ी समस्या अभी की इंडिया टुडे लेटेस्ट जो इंडिया टुडे आई है, उसने एक सर्वे दिया 15,000 लोगों का, उसमें भी उसे माना है कि भाई भारत के अंदर जो टॉप मोस्ट समस्या महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट है। हम सब भी मानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या है, किंतु इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान किसके पास है? हमारा कहना है, यहां बैठे लड़के लड़कियां जरा ध्यान से सुन लीजिए, आपकी बेरोजगारी, आपके ना देश की बेरोजगारी है, आपकी बेरोजगारी का समाधान किसी विधायक, सांसद, मंत्री के पास नहीं। सरकारें कुछ छोटा मोटा सहयोग कर सकती है, सरकारों के पास नहीं है। वास्तव में आपकी बेरोजगारी का समाधान आपके पास है। आप में से जो स्टूडेंट हैं, उनसे मेरा सीधा सा प्रश्न, आप में से ऐसे कौन स्टूडेंट हैं जो अभी किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में या फाइनल ईयर में या MBA में है कि आप बीटेक कर रहे हैं, तो अलग बात है। आप कोई भी आप में से जो बच्चे अभी इस समय पर साथ कोई 5,000, कोई 4,000, कोई 6,000, कोई 8,000 कुछ ना कुछ कमाते हैं, कोई कोचिंग करके, कोई ब्यूटिशियन के कोर्स करके, कोई जोमेटो में डिलीवरी बॉय भी हो सकता है, कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई और कुछ कर सकता है। आप में से जो कुछ छोटी मोटी भी ऐसी कमाई कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे कोई है तो जरा हाथ लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं भाई, जरा इनके नाम पे एक बार जोरदार ताली लगा दो। सर मैं काफी सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, टीचिंग एंड योगा ट्रेनिंग, तो हम सभी वो चीजें ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी सर। और उससे रखना वाला यस सर। पीछे जो ड्रामा है, हाँ ट्यूशन क्लास पढ़ा, इन्हें 4-5 लाख पे मान लिया। हाँ ओके फाइन, बढ़िया। दूसरा निष्कर्ष है, डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। हमारे सबके दिल दिमाग में क्या रहता है? रोजगार की परिभाषा ने क्या है? नौकरी, और सबसे पहले क्या? सरकारी नौकरी, नहीं तो किसी कंपनी की नौकरी। बस पैसा या कमाई ये नौकरी करने में नहीं है, नौकरी देने में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, उद्यमिता में है। आप 4-6 नौकर रखते हो उसमें है। ये नौकर की मानसिकता, सर्विस को या जॉब को सामान्य हिंदी में क्या बोलते हैं? नौकरी। ये नौकर की मानसिकता ये वास्तव में हमारे देश में थी, ये अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर शुरू किया, इसीलिए हमारे यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या भी आई। नौकरी नहीं, उद्यमशीलता, एग्रीकल्चर से कमाओ, ट्रेडिशन से कमाओ, किसी से कमाओ। डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। दुनिया भर में इस समय पर एक ही वो काम कर रहा है। ऐसे तीसरा हो, तीसरा क्या है? थिंक न्यू, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स।
आप में से कोई इसका उदाहरण बता सकता है? मैं अभी एक उदाहरण बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा ऐसा है क्या? थिंक न्यू, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। इसका कोई एग्जांपल है? दुनिया में बड़ी कमाई करने के क्या क्या साधन है भाई? कार बनाने वाला कोई बिलियनियर हो सकता है, कार बेची उसने बनाकर, मोटरसाइकिल बनाकर बेची, किसी ने प्रोडक्ट बनाई, किसी ने सर्विस बेची, सॉफ्टवेयर बेचा, बाकी बेचा। लेकिन आपने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सुना है क्या जिसने हवाई बेच दी, जिसने अपने शरीर के 2-4 पोस्टर ही बेच दिए? और ये झाड़ फूक पत्तियां यही बेच दी। बाबा रामदेव ओ खिचक खिचक करके और क्या नाम योगासन के 4 हो गए, घुड़च घुड़च करके दिखा दिया है भाई। ओ बाबा जी तो क्या हमारे हरियाणा का बंदा कोई ना आपके जेसी बोस में डिग्री मिली ना उसको, अग्रवाल शहर कॉलेज में बीए किया ना, कहीं से कोई डिग्री की नहीं, अष्टादश 7 होते तम तो उतान की जन्म गर्दान नहीं पड़ी थी इसने। और इस समय पर भाई साहब $2.5 बिलियन की कंपनी अगर रुचि सोया अलग कर दें, और रुचि सोया को टेक ओवर उसने कर लिया। इस समय अगर रुचि सोया और पतंजलि इन दोनों कंपनियों का टोटल वैल्यूएशन बढ़ा दे 28,000 करोड़ है, यानी लगभग $4 बिलियन की कंपनी हो गया। ये क्या है? आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है कि हाँ ये योगासन, ये प्राणायाम जिसको अघोड़ियों का ये क्या नाम है वो कोई हिमालय की कंदराओं में करने वाले बाबे डागे नुगे इनका ही काम माना जाता था, आज न्यूयॉर्क स्क्वायर के ऊपर मैट में हैं बड़ा भारी। मैंने देखा राखी सावंत करने लगी, हाय 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 बेड़ा गर्क। मैं कह पतंजलि महाराज भी देखो बेचारे वो हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। आउट ऑफ बॉक्स आप आइडिया लाइए, थोड़ा न्यू थिंकिंग करिए, थोड़ी बड़ी थिंकिंग करिए। छोटी कमाई, ट्रेडिशनल केवल सोचना। सुंदर पिचाई का मैंने डिटेल इंटरव्यू अभी क्या नाम है कोई लगभग 1.5 महीना पहले मैंने पढ़ा। उसने कहा आई नेवर गो विद ट्रेडिशन, आई ऑलवेज विद द क्या नाम है इनोवेशन, थिंक न्यू। पैसा ट्रेडिशनल में नहीं होता है, पैसा इनोवेशन में होता है, पैसा न्यू आइडियाज में होता है। आपके पास न्यू आइडिया है, एग्जीक्यूशन करने का आपके पास तरीका है, देन आप स्काई द लिमिट। तो थिंक न्यू, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। और चौथा जो है प्रमुख, वो क्या है? मैंने देखा कि 4 व्यक्तिगत गुण ये उनमें बहुत होते हैं जो अच्छी कमाई और अच्छा एम्प्लॉयमेंट खड़ा करते हैं। मेहनती बहुत होते हैं, साहसी बहुत होते हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर होती है। वो जो मैंने कहा, चाहे बूट पॉलिशा करिए, अपना ऑफिस साफ करना पड़ा, झाड़ू देनी पड़ी या पानी पिलाना पड़ा, तो इसमें संकोच नहीं। मैं अभी एक पानीपत के उसमें गया था, अच्छा ऑफिस है, नाम नहीं लेता हूँ, हमारे ही अपने कार्यकर्ता हैं। वो इस समय पर 60 करोड़ रुपए के आसपास का उसका काम कर रहा है, लेकिन उसको मेरे को उठा के पानी वहाँ से लाकर मेरे को पानी देने में, चाहे वहाँ पर केतली रखी हुई है उस केतली से अपने आप चाय बनाकर मेरे को देने में कोई संकोच नहीं हुआ। मैं देख रहा था, यानी उसको मैं पानी पिला रहा हूँ, मैं तो एक कंपनी का CEO बन गया हूँ। ये चक्कर नहीं है जिनके दिमाग में। डिग्निटी ऑफ लेबर हमेशा रखते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर, साहस, मेहनत और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रहना। बहुत से लोग टेक्नोलॉजी से डरते रहते हैं ना। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होइए, थोड़ा साहस, हिम्मत, डरिए मत, ये हो जाएगा, क्या करेंगे, ये हो जाएगा, नंबर कमाएगा, कुछ नहीं होता भाई। जिन्होंने दुनिया में किया है उन्होंने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से किया है। हनुमान जी से लेकर टाटा जी तक सबका भी देख लिया। तो ये 4 गुण, मेहनती होना, साहसी होना, डिग्निटी ऑफ लेबर होना और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स के गुण हैं, ये धनाढ्य लोगों के गुण हैं। और 5वां और अंतिम जरूर है, नेशन फर्स्ट, स्वदेशी मस्ट। जिन्होंने देश को, समाज को आगे रखकर वो किया, उसमें टाटा शामिल है। देश और समाज के नेशन फर्स्ट रखते हैं। मेरे उसके कारण से मैं 1500 करोड़ रुपए कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता हूं,
लेकिन 1500 करोड़ रुपया कोरोना की वैक्सीन को विकसित करने के लिए और कोरोना के लिए जो प्रधानमंत्री ने अपील की उसके लिए दे दिया। जिन खिलाड़ियों को मेडल नहीं मिला उन खिलाड़ियों के लिए पैसा दे दिया। ये क्या होता है? नेशन फर्स्ट। इसके कारण से जो विश्वसनीयता अर्जित होती है आपकी, इसके कारण से जो समाज का विश्वास आता है आपका, वो आपको पे करता है। नेशन फर्स्ट और स्वदेशी मस्ट। आप लोकल खरीदेंगे, आप स्वदेशी चीजों को खरीदेंगे, आप अपने देश का एम्प्लॉयमेंट और अपने आप का वेल्थ क्रिएशन करेंगे। अगर आप बने बनाए प्रोडक्ट बाहर की कंपनियों का खरीदेंगे, मल्टीनेशनल के प्रोडक्ट खरीदेंगे, चाइनीज वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपना पैसा चाइना में और अमेरिका में या यूरोप में जहां पर भी हो वहां भेज रहे हैं। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। यानी हमारे को जो भी प्रयोग करना है, घर परिवार से शुरू होता है। हर एक व्यक्ति अपने घर से शुरू कर सकता है अपना एम्पावरमेंट करना, देश को क्या नाम है समृद्ध बनाना। स्वदेशी का प्रयोग शुरू करें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री भी ये बोल रहे हैं। बाय लोकल, बी वोकल फॉर लोकल, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। तो 5वां नियम है, निष्कर्ष है, नेशन फर्स्ट, स्वदेशी मस्ट। अगर हम इन 5 निष्कर्षों को ध्यान में रखकर और अपना एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और अपना वेल्थ क्रिएशन का करते हैं संकल्प, तो निश्चित रूप से बता रहा हूं कि हम लोग अपने और अपने परिवार को तो सुखी करेंगे ही करेंगे, हम अपने देश और समाज को भी कहीं ऊंचा दिखेंगे। 1947 से पहले की देशभक्ति क्या थी? भगत सिंह को हम बहुत श्रद्धा और उसके साथ नाम लेते हैं, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए वो फांसी के फंदे पर चढ़े। चंद्रशेखर को हम बहुत मानते हैं, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने एल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मारी प्रयागराज में। वीर सावरकर को हम बहुत मानते हैं, देश की आज़ादी के लिए काले पानी की सजा काटी। गांधी जी को जरूर मानते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी बार सत्याग्रह किए, 40 से ऊपर बार सत्याग्रह किए। सुभाष बोस को हम बहुत मानते हैं क्योंकि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर। आज़ादी से पहले की देशभक्ति ये थी, देश को आज़ाद करने ये सब करना। आज की देशभक्ति क्या है? हम 15 अगस्त मनाते हैं, क्या नाम है, भगत सिंह का जन्मदिन और क्या नाम है वो शहीदी दिवस मनाते हैं, लेकिन असली आज की देशभक्ति क्या है? आज की देशभक्ति है 3। भारत को 0 BPL पर लाना, बिलो पॉवर्टी लाइन। आजाद भारत में अभी भी 16% है। 16% मतलब 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। नो, आज की वो है सबसे बड़ी देशभक्ति, गरीबी रेखा को 0% पर लाना। दूसरी आज की देशभक्ति क्या है? भारत को बेरोजगारी से मुक्त करना, 100% रोजगार युक्त करना। उसके लिए जो प्रयास आप कर सकते हो वो सबसे बड़ी देशभक्ति है। आप मंदिर भी गए या ना गए, आप कहीं और भी कोई अच्छे काम किए, करना चाहिए, सब करने चाहिए, लेकिन सबसे ऊपर क्या है? इस देश को 100% रोजगार युक्त करना। इससे बड़ी देशभक्ति इस समय कोई नहीं। और भारत को, हम तो दुनिया में सबसे वेल्थियस्ट नेशन रहे हैं, अभी $3 ट्रिलियन के आसपास है। हमने कहा सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव ग्रोथ करते हुए भारत को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना बाय 2030। 2030 तक भारत को, जो अभी 3 ट्रिलियन की है, उसको $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, 100% रोजगार युक्त करना और 0 BPL पर लाना। ये अगर भारत के इस आर्थिक लक्ष्य में हम सहायक बने, इन निष्कर्षों के आधार पर, 5 निष्कर्षों के आधार पर, तो निश्चित रूप से हम सबसे बड़ी देशभक्ति के कार्य में अपने आप को भी लगाए होंगे।